आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस वीडियो में करने वाले हम लोग जेएससी प्रवक्ता परीक्षा 2009 का प्रश्न पत्र हल और प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं इस प्रश्न पत्र को हल करना। और प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप उर्दू भाषा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो है यह 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न बोध होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका प्राकृत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो दूहा आपका जो है यह अपभ्रंश छंद में लिखी गई है, तो इससे अपभ्रंश भाषा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो जवाब हो जाएगा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जो जिण सासन भाष्यों शोभई कहूं सार, जो पालई से भाव करी सो तरी पावई पार। इस दोहा के रचनाकार कौन है? तो यह दोहा जो है देवसेन का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया। तो इसे चारणों ने नाम दिया था पिंगल भाषा का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहते हैं? तो अपभ्रंश और राजस्थानी योग से जो बनता है वह डिंगल कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में मुकरी, पहेली और दो सुखनों की रचना की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक नगर पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह आपकी पंक्ति ब्रज भाषा की है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो देवनागरी लिपि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा जो है वह खड़ी बोली में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन ए। संस्कृत जो है यह मध्यकालीन या आर्य भाषा न होकर के बल्कि प्राचीन आर्य भाषा है। सभी भाषाओं की जननी आप कह सकते हैं संस्कृत है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बांगरू बोली किस बोली के निकट का संबंध है? तो बांगरू बोली आपकी खड़ी बोली से
निकट का संबंध है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल क्या रहा है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं आपकी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्राचीन देश भाषा यानी पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश और परवर्ती अर्थात अग्रसारी भूत अपभ्रंश को अवहट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनीति कुमार चटर्जी और सुकुमार सेन ने। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से इसमें से किस बोली का विकास हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है आपका पूर्वी हिंदी का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को प्रायः कितने कालों में वर्गीकृत किया गया है? तो हिंदी भाषा को प्रायः आप कह सकते हैं 3 भागों में किया गया है, आपका प्राचीन काल, इसके बाद मध्यकाल और इसके बाद आधुनिक काल। इस मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के रूप में किया, और यही आपका भक्ति काल और रीत काल के रूप में हो जाता है। तो इस हिसाब से आपके 4 खंड बनते हैं। तो आप प्रायः अगर देखा जाए तो 3 ही भाग उसके हैं, ऑप्शन ए। और अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे तो इसके 4 भाग हो जाएंगे। आपका जो है वीर गाथा काल आपका जो है, इसके बाद जो है भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? तो कामता प्रसाद के व्याकरण ग्रंथ को आप हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया? तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो साहित्यिक भाषा अवधि है उसका विकास 3 कालों में हुआ है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि आपकी जो है वह सिंबॉलिक है, अक्षरात्मक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं? तो 2 लिंग थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला प्रश्न, विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। तो अवहट भाषा में लिखी गई है आपकी कीर्तिलता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस उपशाखा में रखा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहरी उपशाखा। अगला प्रश्न है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? तो जवाब हो जाएगा प्राच्य शाखा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तो उर्दू मूलतः जो है तुर्की भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बाजार। अगला प्रश्न, साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इस ग्रंथ के लेखक थे डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था? तो जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का आपका विकास, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1888 ईस्वी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है, यह मान्यता किस इतिहासकार की है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? तो जवाब हो जाएगा इसका ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो जवाब हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो प्रेम लक्षणा भक्ति को कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने अपनी साधना का प्रमुख आधार बनाया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मनुष्यत्व की भावना सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हंस जवाहिर की रचना किस सूफी कवि ने की थी? तो हंस जवाहिर की रचना कासिम शाह ने की थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जम लोक हाथ, दो जनों लगाऊं वार करो एक कर को, ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित हैं? तो जवाब हो जाएगा हृदय राम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भक्तमाल भक्त काल के कवियों की प्रथम जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उसके संपादक कौन थे? तो भारत मित्र के संपादक थे रुद्रदत्त शर्मा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्रीय हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गीला कहानी के लेखक कौन हैं? तो गीला कहानी प्रेमचंद्र की है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मेवाड़ की पन्ना नामक धाय को अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी, इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इस लेखक के नाटक का नाम जो है आपका है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव पर एक समीक्षात्मक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा केशव की काव्य कला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गंगा अवतरण काव्य के रचयिता कौन है? तो गंगा अवतरण जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? तो जवाब हो जाएगा इसका रहस्यवाद, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य संग्रह में संग्रहित हुई? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पल्लव। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास की रचना का नाम इसमें कौन सा है? तो भिखारी दास की रचना आपकी है काव्य निर्णय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है। तो 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु जो है पराधीनता का बोध, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावन है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां बोधा की हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि में से कौन थे? तो जवाब हो जाएगा मतीराम, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है भाषा भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भाषण भूषण का लक्षण ग्रंथ इसमें हो जाएगा आपका शिवराज भूषण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभु के चिट्ठे का वर्ण विषय क्या है? तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? तो बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीका लिखी गई है, ऑप्शन बी। इसमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जवाब हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ऑप्शन डी। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव जो है गाथा सप्तशती का पड़ा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो जवाब हो जाएगा कल्पना की समाहार शक्ति, ऑप्शन ए। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयपुर के नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन मिलता है? तो जवाब हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? तो भक्ति रस है, ऑप्शन बी। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी इस विवाद को जन्म दिया? तो देव और बिहारी में जो विवाद हुआ बड़े होने का, यह मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में कहा विवाद खड़ा किया था। अगला प्रश्न, इसमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? तो जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास का साहित्य आलोचन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन महान कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो त्रिवेणी में सूर, तुलसी, जयसी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है? तो जवाब हो जाएगा इसका कबीर दास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा कबीर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर वनमाल। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा यह सूरदास की पंक्तियां हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है, ऐसा रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति उपलब्धि रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोक व्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर ऐसे रचनाकारों का नाम है? तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है और रामचरितमानस की अवधी। अगला प्रश्न, पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो पद्मावत में सर्गों की संख्या है 57, ऑप्शन ए। उपसंहार को लेकर के 58 हो जाएगी, तो उपसंहार को लोग छोड़ देते हैं, तो 57 सर्गों की संख्या मान्य है। अगला प्रश्न, जैसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले हिंदी के सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा बिहारी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कंचन तन धन बरन बर रहो रंग मिली रंग, जानी जाति सुवास ही केसर लाई अंग। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा बिहारी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावाद युग में एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा कामायनी। कामायनी है ना कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर कर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगी नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर जल था नीचे हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहीं उसे जड़ या चेतन। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना से अवतरित हैं? तो यह कामायनी का अंश है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नखत की आशा किरण समान हृदय की कोमल गत की कवि की कांत। पंक्ति किसकी लिखी हुई हैं? तो यह पंक्तियां भी जयशंकर प्रसाद की हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह भी पंक्ति जो है आपकी जयशंकर प्रसाद की ही पंक्ति है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भू प्रांत। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्तियां सुमिंद्रानंदन पंत की हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि काल का अकरुण भ्रुकुटी विलास तुम्हारा ही परिहास नामक पंक्ति पंत की किस कविता का अंश है? तो जवाब हो जाएगा परिवर्तन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। पंक्तियां सुमिंद्रानंदन पंत की किस कविता का है से अवतरित हैं? तो यह नौका विहार से अवतरित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन हिंदी के किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में निराला ने इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। अगला प्रश्न, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है?
तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो जवाब हो जाएगा इसका अज्ञेय में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तृप्ति करना कब रहा आसान नामक पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो जवाब हो जाएगा ब्रह्मराक्षस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता में महत्व पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो यह पंक्ति जो है आपकी ब्रह्मराक्षस की पंक्तियां हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था नील बह रहा, बाल अरुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। ये पंक्तियां नागार्जुन की किस कविता से अवतरित हैं? तो जवाब हो जाएगा बादल को घिरते देखा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन हैं? तो अकाल और उसके बाद नामक कविता नागार्जुन की है, ऑप्शन सी। भारतेंद्रकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो यह नाटक साहित्य है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए करो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह गोदान का आपका होरी का पात्र है, होरी पात्र कह रहा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह मेहता का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेहता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो जवाब हो जाएगा देवसेना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य अपूर्ण है इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है पूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य है। यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो जवाब हो जाएगा प्रख्यात कीर्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने का प्रस्तुत है, उसकी मनुष्यता से क्या संबंध है? यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो जवाब हो जाएगा मुद्गल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो जवाब हो जाएगा जयमाला का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह कथन है बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मनुष्य
से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। अगला प्रश्न, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो जवाब हो जाएगा इसका फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अधरक मधु जब चाखन कान, तोहर शपथ हम कछु यदि जान। ये पंक्तियां किस हिंदी उपन्यास का अंश हैं? तो जवाब हो जाएगा मैला आंचल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कहानी सदैव से ही जीवन का एक विशेष अंग रही है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा प्रेमचंद का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? तो जवाब हो जाएगा प्रेमचंद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी सदगत के दो पात्र इसमें से कौन कौन से हैं? तो दुखी और झूरिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम के दो पात्र कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूंगी और गूदड़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुफ्त का यश नामक कहानी के रचनाकार कौन है? तो यह प्रेमचंद की कहानी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उनके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माणकर्ता कौन है? तो जवाब हो जाएगा कमलेश्वर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से है। यह कथन प्रेमचंद की किस कहानी का अंश है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभ्यता का रहस्य। अगला प्रश्न, किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनमें एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। यह पंक्तियाँ प्रेमचंद के किस कहानी का हिस्सा हैं? तो जवाब हो जाएगा नया विवाह, ऑप्शन डी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों पे शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं अथवा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।